दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि तुम ऑक्सफोर्ड जा रहे हो, ऑक्सफोर्ड से लोग आके झोला लटकाए फिरते हैं, क्योंकि हमारा सामंतवादी हमारी संस्कृति रही है। भाई मनसबदार, जागीरदार, राजा किस्म का होता था। उसके बाद कलेक्टर अंग्रेजों के टाइम आधुनिक राजा बना। उसके बाद आजादी मिली तो वही जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वही राजा बन गए, गिरिजा शंकर वाजपेयी की तरह। अब लुटेरेपन का आ गया है कल्चर, चोरी, घूसखोरी और हरामखोरी का, जैसे नोएडा का लैंड स्कैम, कितने लैंड स्कैम। और दूसरा कल्चर आ गया चापलूसी का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, कि पॉलिटिक्स को मैनेज करो, और अगर पॉलिटिशियन को मैनेज करो ऊपर बढ़ते चले जाओ। और तीसरा कल्चर में क्या बदलाव आया है, ये नरेंद्र मोदी के अंडर आया है, इंदिरा गांधी से भी ज्यादा। अश्विनी वैष्णव मेरा क्लासमेट, वॉटन में एमबीए मेरे साथ किया। अश्विनी तो आईएएस अफसर था, और अश्विनी जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पोस्टेड था तो ये नरेंद्र मोदी की पैठ करता था। तो आज इसको 3-3 मिनिस्ट्री मिल रखी है, तीनों मिनिस्ट्रियां अच्छी नहीं चलाया है, बुरा हाल है तीनों मिनिस्ट्रियों का। कल्चर हमारा काफी उस मामले में मोनोलिथिक है। उस कल्चर में इंजीनियर की इज्जत नहीं है, उस कल्चर में डॉक्टर की इज्जत नहीं है, उस कल्चर में फौजी की तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। फौजी सिपाही घूस देता फिर रहा है। अगर जमीन का कोई किस्सा हो जाता है, बेचारा तुम्हारे पिताजी तो एयरफोर्स में रहे, तुमने भी बताया है, कुछ हो जाए, जमीन हड़प जाए उसकी गांव में, तो कोई सुनवाई नहीं है जी। मेरे सारे सीआईए के दोस्त बोलते हैं कि देखो जी, आपके अफसर, अगर हम उनके बच्चों का हार्वर्ड में करा दें, स्टैनफोर्ड में करा दें, और ग्रीन कार्ड फेंक दें टेबल पे, तो टेबल पे चढ़ के छमिया की तरह नाचने को तैयार है। भाई एस जयशंकर चाहे जितना चौड़ा बने फिर लें, इनका लड़का तो यहाँ है वॉशिंगटन डीसी में। ध्रुव जयशंकर, भाई आईएएस अफसरों के नाम तो देखो, आईएफएस अफसरों के नाम देखो, उनके बच्चों के देखो, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ रह रहे हैं। आईएफएस तो सारे के सारे बच्चे विदेश में। मैंने बोला कि भाई हिंदुस्तान में चाटू और खट्टू, ये दो लोग ऊपर आते हैं। मैंने एएसआई के लोगों को बोला, लेख लिखिए, हमारा फेयर ऑब्जर्वर आपको छापेगा, लिखने को लोग तैयार नहीं है। आईएएस के निरंकुश राज पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बंटाधार, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया पे मैं आमंत्रित करता हूं, जिस रिटायर्ड फौजी को लिखना है मैं छापूंगा, जिसको लिखना है मैं छापूंगा, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार ने किया। तो हर प्रोफेशन को एकत्र होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जो अन्याय है, ये अन्याय है, ये इस अन्याय से लड़ेंगे। सिर्फ जो सिस्टम है उसमें नौकरी मिल जाए किसी तरह, अधिकांश को नहीं मिलेगी। पैसा तो कोचिंग वाले कमा रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति करोड़पति बन गया हुआ है कोचिंग चला के। वैसे लोग, हर आदमी कोचिंग चला के हीरो बन रहा है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। हम फिर से बात करने जा रहे हैं अतुल सिंह सर से। अतुल सर फेयर ऑब्जर्वर के मुख्य संपादक हैं। आपने पिछले हमारे 2 एपिसोड देख लिए होंगे, जहां हमने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भारत की ब्यूरोक्रेसी के इतिहास के बारे में जाना, फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में जाना। इतिहास में हमने सीखा कि कैसे अंग्रेजों ने ये हमको बना के दी, हमारे देश ने इसको अपनाई और ना ही बदली, और वही अंग्रेजों की दवाई हम आज भी कड़वी होकर के पी रहे हैं। फिर हमने बात करी स्ट्रक्चर पे, जहां अतुल सर ने समझाया कि कैसे किसी के पास ना स्पेशलाइजेशन है, ना ही इंटरेस्ट है, ना ही एटीट्यूड है, ना ही एप्टीट्यूड है, और किसी के पास डोमेन के बारे में ना इंटरेस्ट है, ना ही नॉलेज है। आज हम बात करेंगे कि कल्चर क्या है। ये पूरी ब्यूरोक्रेसी जो हमारे देश को चलाती है, उसका कल्चर कैसा है, क्यों है, और उसमें क्या सुधार आना चाहिए। अतुल सर, नमस्ते आपका। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। कल्चर की बात की तो कल्चर में हमको, कल्चर मतलब संस्कृति जी, तो हमको सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, समाज की भी बात करनी होगी जी, तो मैं अपने बचपन की बात करता हूँ। जब मैं छोटा था, कई दफे मैं सोचा फौज में जाने की। अब चूंकि पिताजी फौज में रहे थे, ताऊजी फौज में रहे थे, और रिश्तेदार रहे थे, उन्होंने बार बार कहा कि यार फौज में मत जाओ।
प्रमोशन बड़ा स्लो होता है। और फौज में तुम जी हुजूरी कर नहीं पाओगे, और फौज में अब हो क्या गया है कि तुम्हारा एसीआर, वो है ना, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, वो खराब कर दी जाएगी, तुम सुपरसीड हो जाओगे, गरमाए आओगे, खुश नहीं रहोगे। तुम सिविल सर्विसेज में जाओ, कम से कम वहां बिल्कुल तुम टॉप पे जाओगे। और उत्तर प्रदेश का माहौल, हर आदमी आईएएस बनना चाहता है। और जब आप जिले में रहते हैं, देखते हैं भाई कप्तान की गाड़ी निकलती है, कलेक्टर की गाड़ी निकलती है, तो भौकाल होता है। जी। तो मैं उस भौकाल के कारण नहीं, लेकिन मुझे लगा हाँ मैं जाऊंगा, यही एलीट है और यही हर चीज चला रही है, तो मैं यहां जाके कुछ करता हूं, क्योंकि मैं नीचे किसी के काम नहीं करना चाहता। मैं टॉप लेवल पे काम करना चाहता, एम्बिशन कह लो जो था। तो अम, तो मैं घुसा, और मैंने देखा अधिकांश लोग उन दिनों 3 पत्ता खेलते थे और दारू पी के धुत हो जाते थे फाउंडेशन कोर्स में पहले 3 महीने। कल्चर ये था कि अब तो साला हम बॉस हैं। और अब मैंने सुना है कि अब वो मलाना की कट ग्रास वो आता है, मैरिजुआना, मलाना से आती है, दम मारो दम, बढ़िया कट, मतलब मैरिजुआना, और आप जो है फिर चढ़ाओ। मैं प्योरिटन नहीं हूं, मैं ये मानता हूं कि मैं जब आईपीएस अफसर था, मैं खुद नहीं पीता था, लेकिन मैं कहता था बार होना चाहिए। हमारे यहाँ बार नहीं था, और लोग कमरे में दारू पी के धुत होते थे प्राइवेट में, बड़े बड़े नाम। ठीक। मैं चूंकि स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लिया था, स्पोर्ट्स के बारे में एक किताब थी, ओलंपिक ट्रेनिंग, मैंने वो पढ़ ली थी। मेरे में टैलेंट नहीं था, पर मुझे शौक था, तो घिसता था मैं फिट होने के लिए, क्योंकि मैं अनफिट हो गया था सिविल सर्विसेज परीक्षा देने में। तो मैं सोचा मैं दारू पीऊंगा तो मेरी फिटनेस कम हो जाएगी। और ठीक है, मैं मतलब जीता भी, मतलब स्विमिंग में तो सारे 8 गोल्ड मेडल में जीता इंडिविजुअल, सिर्फ रीले हारा। कृष्ण प्रकाश मेरा बैचमेट था, जो कि अब ट्रायथलन कर रहा है, वो मेरा स्क्वाडमेट भी था। जी। तो मुझे शौक था, मैं फर्स्ट क्लास रोप भी करता था, मजा आता था मुझे। लेकिन मैंने देखा कि अधिकांश लोग, जो कल्चर था वो ये था कि अधिकांश लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी नौकरी, कोई दिलचस्पी नहीं थी आउटडोर्स में। मुझे भी पढ़ाई में नहीं थी, मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बोर हो जाता था। वही रटंत विद्या घड़ंत पानी स्टाइल चलाते थे, कोई चैलेंज नहीं था, और लोग कहते थे ऐसे पढ़ ही लूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया मैं जीवन में, लेकिन मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा बढ़िया था, लेकिन मैं तर्क ये देता था कि बार आईपीएस मेस में होना चाहिए। दोगलेपंथी, ये सब पी रहे हैं प्राइवेट में, क्या फायदा, खुल के पियो। हालांकि मैं खुद नहीं पीता था, जी। और अमित लोढ़ा मेरा बैचमेट है, वो हमेशा कहता था कि मैं इसलिए तुम्हारी इज्जत करता हूं, क्योंकि तुम में औकात है सत्य बोलने की। और मैं भी मतलब उसने ये बात कही तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए आज तक मुझे वो याद आ रहा है ना। विवेक शर्मा मेरा बैचमेट था, जो कि कट्टा डंडा मिला, बेस्ट प्रोबेशनर, बड़ा तेज दिमाग, बड़ा अच्छा, नेचुरली गिफ्टेड स्पोर्ट्समैन, लेकिन अप्लाई ही नहीं करता था अपने को। उसको तो बेस्ट ड्रिल भी दे दी, हालांकि उसको ड्रिल नहीं करने आती थी, लेकिन वो था चालू, और उसने जो है अच्छा कूटा है, नौकरी के खूब फायदे लिए हैं। पर मजे की बात यह है कि जो मैं बात कहने वाला हूं, अहम बात, कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब मैं घुसा, वो थी कल्चर के साथ। कल्चर ऑफ एक्सेलेंस नहीं था। कोई भी चीज करो, लर्निंग, क्यूरियोसिटी, कुछ नहीं। और वो एक एंटाइटलमेंट का कल्चर था, कि अब तो हम साहब बन गए, अब तो हम हीरो हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं है, यही है। बल्कि एक मेरे बैचमेट ने कहा, मैंने कहा मैं शायद नौकरी छोड़ दूं। उन्होंने कहा इससे इससे नौकरी आपको नहीं मिल सकती। और उस समय मैं ये सोचता था कि यार मैं नौकरी क्यों करूं, अगर करना ही है तो कुछ दिन नौकरी करके चुनाव लड़ूं। हम्म। क्योंकि मैं
कानून लिखना चाहता हूँ, मैं नीतियाँ बनाना चाहता हूँ। मैं इस कॉलोनियल ढांचे में नहीं आजीवन काम करना चाहता। लेकिन अधिकांश लोगों को ये लगा उन दिनों कि यही है। और कितने आईएएस मेरे बैचमेट जो कि मेरे जितने पढ़ाकू नहीं थे, न किताबें पढ़ते थे, न दिलचस्पी थी आइडियाज़ में, वो कहते थे कि देखो तुम आईएएस नहीं हो तो अब तुमको समझौता कर लेना चाहिए और अब तुम हमारे नीचे रहोगे। ये कल्चर है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, मानसिकता है, ये कल्चर है। तो एक अहंकार का कल्चर हर आदमी को हो गया था। आईएएस को था कि हम राजा हैं, आईपीएस में रंजिश थी। वो आईएएस से बैर था, वर्दी अधिकांश लोग पहनने लायक नहीं थे, आउटडोर्स ही नहीं थे, लेकिन उनको वर्दी वर्दी की झूठी कुछ कुछ लोगों को ऐंठ आ गई, कुछ को सच्ची भी आ गई हो। उनमें ये था लेकिन अब हमको आईएएस से बराबरी चाहिए लेकिन कोई और हमारी बराबरी नहीं कर सकता। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ट्रेनिंग हमारे साथ हुई थी। एक आनंद विजय झा करके लड़का हुआ करता था। अभी भी वो अब तो बड़ा आदमी है, ब्लैकस्टोन वगैरह जा चुका है। आनंद विजय झा का दिमाग तेज था। जी। चलता पुर्जा, महाचालू, महाटपटेल। और वो हमारे बहुत से बैचमेट से, आईपीएस बैचमेट से बहुत तेज था। लेकिन चूंकि वो रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस में था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में था, आरपीएफ में था, बहुत से लोग उसे हिकारत की नजर से देखते थे। वो कई आईएएस से भी तेज है, उसका दिमाग भी तेज है, मेहनती भी है, चालू भी है। लेकिन हमारे सिस्टम में वो कर्ण था। बेटा तू परीक्षा में तेरी रैंक नहीं आई है, अब तू कभी अखाड़े में अर्जुन के साथ जो है प्रतियोगिता नहीं कर सकता। तो इंटेलिजेंस में नहीं, आईबी में जाएगा तो आईपीएस के नीचे रहेगा, आरएडब्ल्यू में जाएगा आईपीएस के नीचे रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में काफी अच्छा है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में था, तो सीबीआई वगैरह में अच्छा सीबीआई डायरेक्टर बन सकता था, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर इस कारणवश चला गया। तो जी। ये कल्चर की बात है कि आपने तय कर लिया कि परीक्षा के बाद कर्म का कोई काम नहीं है, का कोई योग नहीं है आपके ऊपर आने में। वो कल्चर एक बड़ा जो है एंटाइटलमेंट का, कि मतलब मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, कल्चर हायरार्की का, कि कौन मेरे ऊपर है, कौन मेरे नीचे। जो मेरे ऊपर है उसको आई विल किस एस, जो मेरे नीचे आई विल किक देयर फेस। किस अप एंड किक डाउन कहते हैं इसे, कल्चर। और मैं भूलूंगा नहीं, जावेद, वेस्ट बंगाल काडर का अ, जावेद शमीम आईपीएस होता था, फाउंडेशन कोर्स में आया था। तो मैं कुछ आईएएस अफसरों के साथ, इंस्ट्रक्टर्स के साथ बैठ के बात कर रहा था। बोला उसने, तुम आईपीएस एकेडमी जा रहे हो, कोई एडी तुमसे बात नहीं करेगा, वर्दी है, तुमको जो है औकात में रहना पड़ेगा। वो बात चुभ गई मुझे जावेद शमीम की। मैंने कहा ये मेरे फादर तो बात कर लेते थे जनरल भगत से, जी। हैं, एज ए यंग कैप्टन। ये मतलब ये आईपीएस के तेवर वर्दी, मतलब तुम तो फौज भी नहीं हो यार, और तुम इतना हायरार्की दिखा रहे हो। और बात भी सही है, जब मैं गया एलबीएसएनए से तो नेशनल पुलिस एकेडमी में हायरार्की ज्यादा थी। इतना बुरा हाल नहीं था। मैंने बात बहुत की, मैं तो आदित्य मिश्रा के साथ मित्र बन गया उनका, मेरे इंस्ट्रक्टर के का मित्र ही बन गया। लेकिन जावेद शमीम का जो था कि तुमसे बात नहीं करेगा, अरे भाई मेरे जनरल बात करते हैं सिपाहियों से, अच्छे जनरल। लेकिन वो मानसिकता जो हायरार्की वाली बरसाती हुई मुझे जो लगी, कि भाई कि आप आईपीएस हो गए तो क्या है, भगवान थोड़ी हो गए, हायरार्की थोड़ी हो गई। तो वो हायरार्की सिर्फ आईएएस आईपीएस आईएफएस हर जगह नहीं, ये जो मानस कल्चर में है कि कौन मेरे, ये भारत में ही है, बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है। मैंने कहा पीएएस अफसर की बात मैंने कई दफे कही, वो बोली कि भाई एलाइड वालों को कॉम्प्लेक्स रहता है, पीएएस एक्सपर्ट से बात करके डिसीजन ले सकता है, सबसे अच्छा
एक्सपोजर पीएएस का है, पीएएस के पास ही सारा पावर रहना चाहिए, पीएएस जानता है सब कुछ, क्योंकि आप बात कर सकते हो, क्या दिक्कत है पीएएस में? तो सिर्फ आईएएस ही डिफेंड नहीं करता, पीएएस भी अपने प्रिविलेज डिफेंड करता है, हर एलीट अपने प्रिविलेज डिफेंड करती है। यहाँ पे कल्चर है, मैकिन्जी का दौर आ गया बहुत ज्यादा, यूएस में जहां मैं बैठा हूँ, फिर उसके बाद बैंकिंग का आ गया, फिर हेज फंड लोगों का आ गया, फिर अब सिलिकॉन वैली का आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, डायनेमिज्म है, बदला है, एक एलीट को दूसरी एलीट ने रिप्लेस किया है। हमारे यहाँ वो डायनेमिज्म नहीं रहा है। तो पूरे साउथ एशिया में आईएएस, बीएएस, पीएएस का कल्चर क्या है? अब इतिहास की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, कल्चर क्या है कि पहली चीज कि आप राजा हो, आप फ्यूडल हो, जो अंग्रेजों की, मैं नोट्स काफी बनाया था, माई बाप सरकार का कल्चर है कि आप माई बाप हो, तो आप आज के जमींदार हो, आज के मनसबदार हो। और कल्चरली आप एग्जाम लिखते हो, ये कल्चर बड़ा मजेदार है। एग्जाम लिखने के बाद अधिकांश लोगों की हुई अरेंज मैरिजेस, डाउरी तो प्रोहिबिटेड है लॉ में, अधिकांश लोगों ने अच्छा दहेज लिया, बड़े लोगों से शादी की, और बड़े लोगों की लड़कियों से शादी की, भाई नेताओं की लड़कियों से शादी की, इन्फ्लुएंशियल आईएएस आईपीएस से शादी की, दामाद राज बन गए। तो कल्चर क्या था? कल्चर था कि अब आप एलीट के हो, अब आप एलीट में रहो, डोंट रॉक द बोट। निखिल कुमार जो कि आईपीएस हुआ करते थे, गवर्नर भी बने, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा कि तुम ऑक्सफोर्ड जा रहे हो, ऑक्सफोर्ड से लोग आके झोला लटकाए फिरते हैं, ये नौकरी नहीं छोड़ सकते तुम। तो ये कल्चर की बात है। कल्चर क्या है कि आईएएस ही सब कुछ है, आईपीएस ही सब कुछ है। इस कारणवश जो अच्छा हिस्टोरियन भी बन सकता है, जैसे संजीव चोपड़ा हैं हमारे मित्र, उन्होंने शास्त्री जी पे लिखा है, भारत के स्टेट फॉर्मेशन पे लिखा, अच्छे हिस्टोरियन हो सकते थे, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते थे। अगर इंग्लैंड में होते वो, तो बीबीसी वगैरह चलाते वो। लेकिन चूंकि कल्चर ये है कि हर अच्छा स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज लिखना है, खासकर ह्यूमैनिटीज वाले को। आईआईटी वाला तो फिर भी आइए मतलब जा सकता है विदेश, या बैंकिंग में जा सकता है, या मैकिन्जी जा सकता है। ह्यूमैनिटीज में तो कोई वो ही नहीं है। तो कल्चर ये है कि यही फनल है, यही एक सोशल पिरामिड है। और अगर आप आईएएस नहीं बने, अगर आप प्रोफेसर हो इसलिए हो क्योंकि आप आईएएस बनने लायक नहीं थे, अगर आप आईएएस आईपीएस को क्रिटिसाइज कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम में नहीं हुआ, या आप में औकात नहीं थी एग्जाम लिखने की। तो जो हमारा राष्ट्रीय कल्चर है वो इनको सराखों पे रखता है। क्यों? क्योंकि हमारा सामंतवादी हमारी संस्कृति रही है। भाई मनसबदार, जागीरदार, राजा किस्म का होता था। उसके बाद कलेक्टर, अंग्रेजों के टाइम आधुनिक राजा बना। उसके बाद आजादी मिली तो वही जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वही राजा बन गए, गिरिजा शंकर वाजपेयी की तरह। तो कल्चर क्या बन गया कि आईएएस भगवान है, जी आईएएस टॉप डॉग है। जी और तो और उसके बाद जो है बाकी लोग हैं। जी तो वो जो समाज में ही कल्चर है कि हर आदमी चाहता है, लाखों बच्चे लिखते हैं परीक्षा जी उस स्टेटस के लिए। तो आईएएस आईपीएस, पहली चीज स्टेटस, दूसरी चीज पावर, तीसरी चीज एंट्री टू एलीट है। तो कल्चर है एंटाइटलमेंट का, डोमिनेशन का, और इंजॉयमेंट का। और जैसे इतिहास में बात की, क्योंकि ये लोग लुटेरे थे, क्योंकि ये लोग लूटते थे, ये लूट अभी भी कर रहे हैं। अब लुटेरेपन का आ गया है कल्चर, चोरी, घूसखोरी और हरामखोरी का। जैसे नोएडा का लैंड स्कैम, कितने लैंड स्कैम। और दूसरा कल्चर आ गया है चापलूसी का, पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, कि पॉलिटिक्स को मैनेज करो, और अगर पॉलिटिशियन को मैनेज करो, ऊपर बढ़ते चले जाओ।
और तीसरा कल्चर में क्या बदलाव आया है, ये नरेंद्र मोदी के अंडर आया है, इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा। अश्विनी वैष्णव मेरा क्लासमेट वॉर्टन में एमबीए मेरे साथ किया। अश्विनी तो आईएएस अफ़सर था और अश्विनी जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ पोस्टेड था, तो ये नरेंद्र मोदी की पैठ करता था। तो आज इसको 3-3 मिनिस्ट्री मिल रखी है। तीनों मिनिस्ट्रियाँ अच्छी नहीं चलाया है। बुरा हाल है तीनों मिनिस्ट्रियों का। अफ़वाहें खूब हैं कि पैसे खूब कमाए जा रहे हैं बाबूजी। अब वो हो सकता है असत्य हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि कैबिनेट में देखें आप, तो हरदीप सिंह पुरी, ये पुराने आईएफएस, जी, अश्विनी वैष्णव ये पुराने आईएएस हैं। विदेश मंत्री हमारे, जिनको मैं पिजन चेस्टेड मिजेट बोलता हूँ, एस जयशंकर, ये भी आईएफएस हैं। तो अब कल्चर ये बन गया है कि आईएएस, आईपीएस, अजीत डोभाल वो आईपीएस हैं, आईएफएस, अब ये पॉलिटिकल लाइफ में भी आ जा रहे हैं, अगर ये किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया है, हमारे देश का कल्चर ये बन गया है कि हम श्रद्धा रखते हैं आईएएस आईपीएस में, और आईएएस आईपीएस ही एक जो है फनल है जो कि देश की सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एलीट नहीं बट पॉलिटिकल एलीट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कल्चर हमारा काफी उस मामले में मोनोलिथिक है। उस कल्चर में इंजीनियर की इज्जत नहीं है, उस कल्चर में डॉक्टर की इज्जत नहीं है, उस कल्चर में फौजी की तो बिल्कुल इज्जत नहीं है। फौजी सिपाही घूस देता फिर रहा है। अगर जमीन का कोई किस्सा हो जाता है, बेचारा तुम्हारे पिताजी तो एयरफोर्स में रहे, तुमने भी बताया है, कुछ हो जी, जाए, जमीन हड़प जाए उसकी गांव जी, में, तो कोई सुनवाई नहीं है। जी, तो इस कल्चर में क्या है कि अ, रक्षक न होके, वैसे ये भक्षक तो शुरू से ही थे अंग्रेजों के जमाने में, अब भक्षक और भयावना हो गया है। जी, ये है कल्चर की प्रॉब्लम। जी। अच्छा तो अतुल सर कल्चर इसमें और दूसरी, इसमें बोलो। एक ये बात आती है कि आपने जो फ़ौज का उदाहरण दिया, अब फ़ौज में क्या है किसी सिपाही को, किसी जवान को कोई आपत्ति होती है, वो अपने सीओ के पास जा सकता है। सीओ उसके ऊपर स्टेशन कमांडर के पास जा सकता है, ब्रिगेड कमांडर के पास जा सकता है, लेकिन कोई सुनने के लिए तो है। अभी हाल ही में कानपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से लोग सही सत्य सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एक आईटीबीपी का जवान जिसकी माताश्री का ऑपरेशन हुआ, उनका हाथ काट दिया। अब वो गलत था और जब उस जवान ने आवाज़ उठाई, तो पहली बात तो कोई उनका एफआईआर लिखने पुलिस वाला आया नहीं। फिर उस जवान को हाथ-पैर जोड़कर आईपीएस वालों से माफ़ी माँगनी पड़ी। फिर उसने कहा कि मैं अपने कमांडेंट के पास तो जा सकता हूँ, अपने सीओ के पास जा सकता हूँ, जो सीएपीएफ ऑफिसर है आईटीबीपी में। अब वो अपनी पूरी पलटन लेके पहुँच गया और उसने कहा कि मेरे जवान को आप आप माफ़ी माँगिए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब क्या हो रहा है कि आईपीएस ऑफिसर्स उस सीओ का सस्पेंशन माँग रहे हैं। तो कोई खड़ा भी हो जाता है अपनों के लिए हमारे कल्चर में, तो उस पे भी लोग कूद पड़ते हैं। जैसे कि कोई कोई जंगली जानवर आ गया हो। हाँ, क्योंकि कथा कहानी ये है कि डिसिप्लिन खत्म हो जाएगी अगर ये हुआ। लेकिन यथार्थ ये है कि हम इस हमाम में अब सब नंगे हैं। डिसिप्लिन के नाम पे हो रहा है शोषण। बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान की ड्यूटियां बहुत हैं, उन पे ऊपर उनके ऊपर दबाव बहुत है, डबल ड्यूटी हो रही है, ये हो रही है, सुनवाई कुछ नहीं है। जी, ठीक। सीएपीएफ ऑफिसर भी कोई बड़े अच्छे नहीं है, दूध के धुले नहीं है वो भी। जी, हायरार्की बहुत ज्यादा है। जी, भाई वो सिपाही जो बताता है ना कि हवलदार बात नहीं करता है, जी, इंस्पेक्टर बात नहीं करता है किसी सिपाही से। और अचंभित बात यही है कि वही स्टूडेंट आज वही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए किया हुआ लड़का कांस्टेबल भी बन रहा है, आईपीएस भी बन रहा है। तो जो एलीट है वो निरंकुश इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है
और कल्चर की बात करते हैं, दोगलेपन का कल्चर बहुत ज्यादा है आईएएस आईपीएस में। प्रवचन हर आदमी देगा, लेकिन आईएएस और आईपीएस के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी, जॉन किरियाकू को तुम भी जानते हो, जी। सीआई ठीक? जी, सीआईए वाला मेरा अच्छा मित्र है। बिल्कुल। ग्लेन तो खैर मेरे सहलेखक हैं 15 साल से। मेरे जी, सारे सीआईए के दोस्त बोलते हैं कि देखो जी, आपके अफसर अगर हम उनके बच्चों का हार्वर्ड में करा दें, स्टैनफोर्ड में करा दें और ग्रीन कार्ड फेंक दें टेबल पे, तो टेबल पे चढ़ के छमिया की तरह नाचने को तैयार है। तो दोगलापन कि जी, एक और आप दबाए जा रहे हो, एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हो, उल्टा। ठीक है, माना कि सीएपीएफ आईटीबीपी के सीईओ ने शायद गलत किया, ठीक है, अच्छी बात नहीं की, जो भी, जी, सिस्टम फॉलो नहीं किया, लेकिन आपका सिस्टम एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहा है? जी, बिल्कुल। एफआईआर तीन ही कारणवश दर्ज होता है बहुत सी जगहों में। या तो आप घूस दे दीजिए, या तो आप डरा लीजिए, आप वहां के बाहुबली हैं, वहां के आप सशक्त आदमी हैं, जी, नेता हैं, तब होगा एफआईआर दर्ज। या तीसरा, जैसे निर्भय कांड हुआ था, बहुत बड़ी कोई क्राइम हो जाए जी, तो डर के मारे दर्ज होता है, और कोई और कारण नहीं है भाई। जी, समझे भाई? तो बिल्कुल, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कोविड के समय क्या हुआ? कोलैप्स दिख रहा था। बिल्कुल। तो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और कहावत जो है ना, पीपल वोट विद देयर फीट। जी, आईएएस आईपीएस के बच्चे तो सब यहाँ बैठे हैं। भाई मैंने क्या बात कही? भाई एस जयशंकर चाहे जितना चौड़ा बने फिर लें, इनका लड़का तो यहाँ है वॉशिंगटन डीसी में। ध्रुव जयशंकर। भाई आईएएस अफसरों के नाम तो देखो, आईएफएस अफसरों के नाम देखो, उनके बच्चों के देखो, कहाँ पढ़े हैं, कहाँ रह रहे हैं। आईएफएस तो सारे के सारे बच्चे विदेश। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चर में बदलाव आ गया है कि एलीट को, भाई जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप बेचारी हो, डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे यहाँ हैं, इंडिया में नहीं। तो मान लो लूटेंगे भी अमेरिका, तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। कोर्स बनाएंगे तो 4 लोगों को नौकरी मिलेगी। हिंदुस्तान का पैसा पहले क्या करता था? अंग्रेज बहादुर लूटता था और लंदन ले आता था जी, टैक्स लगा के। खुद नहीं चोरी करता था, वो ब्रिटिश राज को जाता था। खुद चोरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय होती थी, ठीक है, उस समय करप्शन इशू था। येल का पैसा भी इंडिया से चोरी कर होके गया था। आज के दिन आईएएस और आईपीएस बहादुर पैसा चोरी करके दुबई, सिंगापुर, लंदन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका लगा रहे हैं। सबके बच्चे कितने हैं? इसमें तो किताब भी लिखी है पुराने पीएमओ वाले ने। तो इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट केस कहाँ होंगे? जहां उनकी अगली पीढ़ी है, जी, जहां उनके नाते नातनियां, पोतियां होंगे। तो आज के दिन भी वही लूट जारी है, लेकिन अब वो एक ब्रिटिश टैक्स पेयर के पास, ब्रिटिश टैक्स के रूप में नहीं, बट प्राइवेट लूट के के रूप में जा रही है। तो ये कल्चर है, जी, ये बड़ा भयावना कल्चर। और साथ साथ एंटाइटलमेंट और अहंकार, और मदमस्त हाथी की तरह डायलॉग बाजी तो पूछो मत। मतलब इंस्टाग्राम रील कितनी बना रहे हैं लोग। त्रिनाथ मिश्रा में हुआ करता था प्रोबेशनर, तब त्रिनाथ मिश्रा आए थे। बड़ा संस्कृत वगैरह बोल लेते थे, मतलब श्लोक वगैरह, श्लोकोच्चारण अच्छा था, ब्राह्मण आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई आईएएस और आईपीएस कंट्री को होल्ड टुगेदर करता है, अगर आईएएस आईपीएस ना हो तो देश टूट गया है। मैंने बोला बाबूजी, मैं फौजी परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 71 की लड़ाई में 72 घंटे ऑपरेट किए, 254 पेशेंट ऑपरेट किए। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज उस जमाने में हुआ होता था, अब नाम शायद बदल दिया है, लखनऊ का। वहां मास्टर ऑफ सर्जरी के टॉपर थे और विदेश नहीं गए देश सेवा के लिए। उनका कोई योगदान नहीं है। मेरे बाकी रिश्तेदार जो गोली खाए, श्रीलंका से लेकर कश्मीर तक, नॉर्थ ईस्ट से, कोई मर गया एयरफोर्स पायलट बेचारा जो है, क्योंकि मिग फेलियर हो गया, उनका कोई योगदान नहीं है। आईएएस और आईपीएस
जो अहंकार की बू आई मुझे त्रिनाथ मिश्रा से, और मुझे सुनने में आया वो एनपीए के डायरेक्टर थे, घोड़े पे आते थे और बाकी लोगों से कहते थे श्रमदान करो। ये गोरा नहीं करता था। कनिंघम वगैरह जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड था, वो मेहनत करता था, उसने एसआई खड़ी की। जी। इंपीरियल पुलिस में जॉर्ज ऑरवेल जैसे लोग थे। तो ये जो अफसरों का अहंकार है, वो इसलिए क्योंकि आप भी भूरे हो, दूसरा भी भूरा है। तो जो गोरा था वो तो कम से कम कुछ-कुछ मिलने-जुलने की कोशिश करते थे, लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते थे। आपको पता है आप में और कांस्टेबल में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप वो दूरी बढ़ाने की कोशिश करते हो, और लंदन में चीफ कांस्टेबल कहते हैं, सबको कांस्टेबल के रैंक पे लो और फिर प्रमोट करो जो काम करता है। अगर आनंद विजय झा जो आरपीएफ का बंदा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बंदा है, आज वो वीज़ा में है, अगर वो अच्छा है तो बनने दो उसको डीजी। कंपटीशन हो ना, घुसने के बाद भी। लेकिन जी। आप जो है, एक तो कांस्टेबल है लेकिन आप सुपरिंटेंडेंट हो। तो कल्चर क्या है कि वही जो त्रिनाथ मिश्रा के अतिशय मतलब अत्यधिक अहंकार का कल्चर है जी। कि मैं चूंकि आईपीएस हूं, मैं जो है कांस्टेबल तो मेरे पास नहीं है। चूंकि मैं आईएएस हूं, आईपीएस मेरी बराबरी का नहीं है, आईपीएस का काम मेरे नीचे रहना है। हमारे खुद बैचमेट्स ने कहा था जब मैं जस के साथ मेरा मिलना-जुलना बढ़ गया, तुम आईपीएस हो, तुम कैसे जसवंत सिंह के साथ, तुम कैसे जो है जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे हो? कई आईएफएस ये बोले। आलोक अमिताभ डिमरी जो मेरा बैचमेट था, वो तो मुझे निकृष्ट निगाह से देखता था, चूंकि वो इंडियन फॉरेन सर्विस का है, उसकी रैंक मुझसे थोड़ी बेहतर थी, जेएनयू का था वो, बड़ा ही लेफ्टिस्ट हुआ करता था उन दिनों, पता नहीं अब कहाँ है, क्या कर रहा है। लेकिन उसका ये था कि तुम आईपीएस हो, न तुम्हारी औकात है और न ये तुम्हारा कार्य है। मैं चूंकि आईएफएस हूं, मैं सर्वज्ञानी हूं, फॉरेन पॉलिसी मैं। तो जो जातिवाद का कल्चर है, जो मैं बात आ रहा था कि जी। अहंकार का तो है ही, डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, एंटाइटलमेंट का कल्चर है। कल्चर ये है कि अब तो मैं राजा बन गया, लाओ जी बोतल, ठीक। ये जी। जो इसके साथ साथ एक जातिवाद का कल्चर है कि चूंकि हम काफी डिवाइड, और थोड़ा बहुत डिवीजन हर जगह होता है, एफबीआई सीआईए में राइवलरी है भाई, ठीक है, एमआई6 और डिप्लोमेट्स में राइवलरी है, फौज और डिप्लोमेसी में यहाँ स्टेट और पेंटागन में राइवलरी रहती है, यूके में शुरू से हिस्टोरिक राइवलरीज रही हैं, चर्च और स्टेट के बीच राइवलरीज रही हैं, वो तो ह्यूमन जी। नेचर है भाई, फितरत है जी। आदमी की। लेकिन हमारे यहाँ वो अत्यधिक है। तो वो जो जातिवाद का कल्चर है कि तुम ये करो, तो वो कल्चर बहुत बहुत गहन है। तो उस कारणवश क्या है कि जैसे हमने संजीव चोपड़ा के साथ बात की थी कि भाई एसएएस से आप एमआई6 जा सकते हो, हेड कर सकते हो। इंडिया जी। में तो रूट नहीं है ना, कोई फौजी आरएडब्ल्यू का हेड बन ही नहीं सकता। नहीं क्यों बन नहीं? सकता। आप बेहतर हो कि एमआई6 बेहतर है? आप बेहतर हो कि मोसाड बेहतर है? तो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है और कल्चर की भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं है, इसमें जनता का दोष है। जी। जनता जातिवाद है, तो वो जो जातिवाद हमारे समाज में है, वही जातिवाद नौकरियों में है। और हम ये मान के चलते हैं कि आईएएस ब्राह्मणों का ब्राह्मण है, कुलीन ब्राह्मण है। आज का कुलीन ब्राह्मण है और सबको उसके चरण धो के पीने चाहिए। भले ही वो विजय चौथाई वाले हों और भले ही वो जो हैं राहुल गांधी चरण धो के नहीं पिएंगे, वो तो राजा आदमी हैं, लेकिन वो भरोसा करेंगे आईएएस पे। हो सकता है ना करें, उनसे ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं इनसे, विजय चौथाई वाले जैसे लोगों से, क्योंकि जो मैं ये नहीं कह रहा कि वोट राहुल गांधी को देना चाहिए, वो मैं नहीं कह रहा, मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो कल्चर बन गया है कि जी। जैसे ये आरएसएस वाले अपनी कोचिंग चलाते थे कि आईएएस में लोगों को घुसाने के लिए, जी। संकल्प को, ठीक है, बाकी लोग भी, कोई क्रिश्चियन कोचिंग चला रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपकी साइकिल सड़ चुकी है, चेन जंग खा चुकी है, टायर पंक्चर हैं, आप उसी को जोर से पेडल मारने के सब लोग प्रयास में। राहुल गांधी भी वो सेक्रेटरी में रिजर्वेशन लाने के चक्कर में है कि भाई सब सेक्रेटरी अपर कास्ट है।
हमको 50%। भैया आप रिजर्वेशन तो ले आए, कौन सा देश सुधर गया? आपको दलित के लिए सरकारी स्कूल अच्छा करना है ना, जी, बॉटम से शुरू करो। आपको दलित अगर बनाना है, कल्चर आपको चेंज करना है, तो दलित इकोनॉमिस्ट भीमराव अंबेडकर थे। वो भीमराव अंबेडकर जैसा आप एक दलित इकोनॉमिस्ट लाइए और उसको आरबीआई का हेड बना दीजिए। जी, क्योंकि आज का जातिवाद सबसे बड़ा जातिवाद है, नौकरियों का जातिवाद। वही हायरार्की है, वही भेदभाव है और वही बंटवारा है। जी। जो उस आलोक अमिताभ जो आलोक शुरुआत तो अमिताभ डिमरी जी, जो है मेरे साथ जिस तरह व्यवहार करते थे, जी, वो तो भला हुआ कि भाई ऑक्सफोर्ड ने स्कॉलरशिप दे दी, तो भाई हमारा थोड़ा जिसे कहें प्रमोशन हो गया जातिवाद में। जी। तो आपने तो आपने अतुल सर ये बड़ी अच्छी बात कही कि अगर राहुल गांधी ये लाना चाहते हैं तो आप ऐसे लाइए, आप ऐसे मतलब लेकिन बात वही हो जाएगी ना कि अ, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप रिज़र्वेशन ले आए, तो देश सुधर जाएगा। क्योंकि जो स्कूल है जहाँ दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो किसी मंत्री, वहाँ तो किसी आईएएस, वहाँ तो किसी आईपीएस के वहाँ कोई बच्चे नहीं दलित पढ़ रहे आईएएस ना। भी अपने बच्चे को नहीं भेजता है। वहाँ तो नहीं पढ़ रहे, तो पहले वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अतुल सर आपके साथ मैं 1 साल से बात कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। मेरे को एक चीज़ ना आपकी बड़ी मज़ेदार लगी क्योंकि मैं फ़ौज का पला-बड़ा हूँ और हम जब भारत की जो मीडिया होती है उसको देखते हैं तो उसमें कई बार ऐसा आता था कि इस मंत्री ने ये घोटाला किया, इस मंत्री ने वो घोटाला किया, इस मंत्री पे इतने केसेज़, इतने चार्जेज़, इतनी इतनी दिक्कतें इस मंत्री की। हमको लगता था ये देश मंत्रियों ने डुबा रखा है। आपने मेरी आँखें खोली और मेरे को लगा कि नहीं, ये उससे बहुत गहरी चीज़ है। ये आईएएस, आईपीएस ब्यूरोक्रेसी वाली जो दिक्कत है, ये बहुत गहरी चीज़ है। ये पार्टी के मुद्दों से हट के हमें और सोचना चाहिए। ये उससे तो गहरी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भ्रष्ट नेताओं ने इमरजेंसी अपोज़ की। जी, कहने को भ्रष्ट है नेता वगैरह, जो कुछ हो भ्रष्ट होंगे। आईएएस, आईपीएस ने तो लेट गए है ना। ये तो ये तो सुरसा का मुँह है इनका। तो सब हड़प लेना चाहते हैं और इनके जी, घोटाले कम है क्या? सोना पाया जा रहा है इनके बंगलों में, क्या जी, नहीं पाया जा रहा है? जी, भाई हमारे ये कितने रिश्तेदार दूर के क्या-क्या नहीं कर बैठे हैं। जिस तरह के बंगलों में वो रह रहे हैं, उनकी नौकरियों से तो वो नहीं आ रहे हैं ना भाई। जी। तो अब अतुल सर सबके परिवार में ऐसे लोग आपने आपने यही चीज़ मेरे को सिखाई थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो जिसको हम मेयर बोलते हैं या लोकल एमएलए हुआ, कि कैसे इन पे भरोसा करना भारतीयों को आना चाहिए। आप अगर आप हमारे दर्शकों को आज इसको इसको गहराई में जाके समझाएँ तो समझ आएगा मैं लोगों को बिल्कुल कि ये समझाता हूँ। देखो कल्चर बदलना है। कल्चर क्या है? आप जी, अपना स्कूल चलाना चाहते हैं कि नहीं? आपका स्कूल कोई आईएएस चलाएगा जिसके बच्चे जो हैं विदेश रहेंगे, कि आपका स्कूल आप चलाना चाहते हैं? लर्न्ड हेल्पलेसनेस है इंडियंस में। मैं बार-बार कहता हूँ लेक्चर्स में, लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। क्योंकि कभी कई सदियों से हिंदुस्तानियों ने अपना चलाया ही नहीं है राज्य। जी, स्वयं हाथ में बागडोरी नहीं सँभाली है। किसी ने मज़ाक में कहा, मैंने बोला कि भई हिंदुस्तान में चाटू और फट्टू, ये 2 लोग ऊपर ही आते हैं। जी, सीनियर अफ़सर ने क्या बोला? कंप्लायंट और कंपैटिबल जी, उसी का एक रूप है। अब चक्कर ये है कि और ये बात जो है गांधी जी ने भी कही और ये बात जो है आम आदमी पार्टी ने भी कही लेकिन करी कुछ नहीं ठीक से। स्लोगन में रह गए। ट्विटर और बयानवीर रह गए। बात ये है कि लोकल गाँव के स्कूल में गाँव का कुछ कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? जी, शहर के स्कूल में शहर का कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं? लखनऊ का बैठा आईएएस चलाएगा स्कूल, वो चलाएगा नोएडा का भी स्कूल चलाएगा, पूरब में गोरखपुर का भी चलाएगा। सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल चलता ही नहीं है, सरकारी टीचर पैसे लेता है, बैठ के प्राइवेट ट्यूशन कराता है, अपना धंधा कर लेता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर को। लेकिन प्राइवेट स्कूल हर आदमी अपने बच्चे को भेजना चाहता है और अंग्रेजी मीडियम स्कूल भेजना चाहता है और मज़ेदार चीज़ मैं बैठा हुआ था एक भाजपा के अल्फोंस के यहाँ और अल्फोंस से कोई भाजपा का नेता सिफ़ारिश करवाने आया
आरएसएस और भाजपा का सीनियर नेता कि इस क्रिश्चियन स्कूल में करा दीजिए हमारा एडमिशन। सबसे अच्छे स्कूल आज भी क्रिश्चियन स्कूल है। और भाजपा और कांग्रेस के नेता अपने बच्चों को भेजते हैं। पीयूष गोयल का लड़का गया कैथीड्रल में, कैथीड्रल है जिन्ना का स्कूल, अंग्रेजी बोलता है, अरे हिंदी बोलता है अंग्रेजी एक्सेंट में। तो यथार्थ यह है कि कल्चर ऐसा है कि सबसे अच्छा स्कूल अभी भी क्रिश्चियन स्कूल है। तो जी, सरकारी स्कूल कैसे चलेगा जब जनता स्वयं कहेगी हम चलाएंगे अपना स्कूल, हम टीचर हायर करेंगे, हम फायर करेंगे, हम टैक्स दे रहे हैं, ये आसमान से पैसे नहीं आ रहे हैं, ये आप जीएसटी देते हैं तब आता है पैसा सरकार के पास। आप इनकम टैक्स कुछ लोग देते हैं लेकिन जीएसटी तो सारा आदमी देता है ना। गुटखा भी कोई खा रहा है तो जीएसटी दे रहा है। जी, तो यथार्थ यह है कि कंट्रोल जो है, वो ब्रेक्सिट में कहा था ना टेक बैक कंट्रोल, वो तो खैर स्लोगन था, लेकिन भारत में टेक बैक कंट्रोल करना होगा आपको ब्यूरोक्रेसी से। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं, है ना? तो 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 अ, इसमें सर इसमें नेता कहाँ आता है? क्योंकि जो आम जनता है वो तो यही बोलेगी कि अपना हम अपना मतदान देते हैं, हम नेता को चुनते हैं, अब हम चाहते हैं कि नेता देश की ब्यूरोक्रेसी सँभाले। तो ये र बात आती है फिर रिफ़ॉर्म्स की, लेकिन उसके लिए तो पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल विल चाहिए। तो ये कैसे आए हमारे देश में? ये बात नेताओं को, और खासकर ये भाजपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस को, सबको एक होना पड़ेगा और कहना होगा हमको कंट्रोल चाहिए। और ये पंचायती राज अमेंडमेंट आया था, कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमको कंट्रोल चाहिए, ये कल्चरल चेंज की बात है। अपने लोकल लेवल पे हमको वो रेवेन्यू पावर चाहिए, स्पेंडिंग पावर चाहिए, हमको आईएएस निरंकुश हाथी का राज नहीं चाहिए, हम चलाएँगे अब। तो रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, जो स्विट्ज़रलैंड में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। और अगर वो करेंगे तो देश सुदृढ़ होगा, अगर वो न करेंगे तो देश ढह जाएगा। इसलिए ढह जाएगा क्योंकि आपका स्टेट टैलेंट और कैपिटल भारत छोड़ के भाग रहा है। एक मेरा एक बड़ा अच्छा मित्र है, सीनियर आईपीएस अफसर है, उसने कहा भारत में आज वही रह रहा है जो मजबूर है या वो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है, बस। तो वो कल्चर बदलना होगा। आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, नेल्सन मंडेला कहा करते थे ना, मैं हूं, जी, हम चलाएंगे। तो जब वो करेंगे तब जब आपका कचरा उठने लगेगा, जब कूड़ा ठीक से जाने लगेगा, जब स्कूल चलने लगेंगे, स्टेट में करप्शन तो रहेगा थोड़ा बहुत, वो नहीं जाएगा कंप्लीटली, वो पूरा तरह से नहीं जाएगा, ह्यूमन नेचर है, लेकिन कम हो सकता है। और आपका स्टेट कम से कम सड़क साफ कर सकता है, कूड़ा उठवा सकता है, स्कूल चला सकता है। लोगों में ये आत्मविश्वास आना होगा, और नेता का मतलब होता है नेतृत्व देना। और मैं आग्रह करूंगा सारे नेताओं से जो कि युवा हैं, कि वो आईएएस आईपीएस की चापलूसी ना करके, और वो जो हैं चरण चंपी ना करें नरेंद्र मोदी की या राहुल गांधी की। वो कहें कि हम नेतृत्व करेंगे, अपने जिले की करेंगे, अपने शहर की करेंगे। और अगर वो सत्ता की बागडोर संभालेंगे और वो कार्य करेंगे, तभी देश सुधरेगा। तब डेमोक्रेसी हमारी, तब हमारा प्रजातंत्र प्रजातंत्र होगा। नहीं तो हम इलेक्टेड मोनार्की और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हैं, हम डेमोक्रेसी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं सर कि आज का जो नेता है, हम्म, हम्म, पावर उसके पास नहीं है। क्योंकि आपने नहीं है, जैसे समझाया बिल्कुल कूड़ा नहीं। इसलिए नहीं उठता क्योंकि मेयर के पास पावर नहीं है। तो ये ये पावर पावर इतनी आईएएस के पास है, जी, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास पावर है, जी, किसी शहर में, मुंबई में या दिल्ली में या भोपाल में। और वो देखो, डीएम आंसर करता है सीएम को, और आज के दिन सीएम आंसर करता है पीएम को या एचएम को। एचएम जी, मतलब होम मिनिस्टर। तो बॉटम की तो उसकी कुछ है ही नहीं ना अकाउंटेबिलिटी। वो तो जी। राजस्थान में 6 महीने का वो है। तो ये कल्चर बदलना होगा कि जो गांव का नेता है कहे कि मैं चलाऊंगा जी, मैं चलाऊंगा। लेकिन क्या है कि हर आदमी, कल्चर में दिक्कत क्या है, हर आदमी ऊपर पहुंच जाना चाहता है किसी भी तरह।
सिस्टम नहीं बदलना चाहता, सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करना चाहता। तो कल्चर बदलना ये है कि एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक चिंतन मंथन का कल्चर आए। लोग पूछें क्यों, भाई क्यों? आर्कियोलॉजिस्ट पूछे, सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट को भी एक अपना नेता चुनना चाहिए, और कई नेता चुनने चाहिए। कहना चाहिए एएसआई के बाहर धरना करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लॉ लॉ बदलने की बात करें, लीगल चैलेंज करें, पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट करें, नैरेटिव लिखें। मैंने एएसआई के लोगों को बोला, लेख लिखिए, हमारा फेयर ऑब्जर्वर आपको छापेगा। लिखने को लोग तैयार नहीं है। आईएएस के निरंकुश राज पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बंटाधार, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया पे मैं आमंत्रित करता हूं, जिस रिटायर्ड फौजी को लिखना है मैं छापूंगा, जिसको लिखना है मैं छापूंगा, जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार ने किया। तो हर प्रोफेशन को एकत्र होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जो अन्याय है, ये अन्याय है, ये इस अन्याय से लड़ेंगे। तो मैं जो सबसे कह रहा हूं कि मेरी पीढ़ी तो कुछ ना कर सकी, लेकिन तुम्हारी पीढ़ी से मैं आग्रह करूंगा कि अन्याय से भिड़े और एकजुट हो। तो गौतम बुद्ध कहते थे ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और बुद्धम का मतलब ये नहीं कि बुद्ध बन जाइए, बौद्धिक बनिए, दिमाग खोलिए, चिंतन मंथन करिए, आत्मचिंतन करिए। धर्म धर्म क्या है वो सोचिए, उसकी शरण में जाइए। संघ, क्योंकि अकेले जाएंगे तब तो आप पिट जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। संघ बनाइए, संगठित हो, एकजुट हो, अन्याय का विरोध करिए। क्योंकि जनता अब दुखी है, पीड़ित है। आजादी के बहुत साल हो चुके हैं। कोई भी जाता है वियतनाम, कोई भी जाता है श्रीलंका, देख सकता है भाई वियतनाम और श्रीलंका हमसे साफ क्यों है। भाई रवांडा और कीनिया की मैंने बात की थी, वहां के गांव के स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और सरकारी स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश से बेहतर है। लाख योगी जी जो हैं डायलॉग बाजी कर लें, या मुलायम सिंह के जो लड़के हैं अखिलेश यादव, जो खुद ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हैं, लाख ये लोग कह लें, राग अलाप लें, यथार्थ तो यही है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार की पर कैपिटा इनकम आज के दिन अफ्रीकी देशों से कम है, कई अफ्रीकी देशों से। तो थोड़ा तो शर्म हया करें लोग, और कहें कि हमको सुधारना है, हमको इस अन्याय को बदलना है। जो टैक्स पेयर का, जो जनता से लूट मची हुई है, जो लैंड इकोनॉमी है, वो तो टोटल माफिया बनती है। भाई आपको 10 परमिट चाहिए, वो तो आईएएस और बड़ा नेता, नोएडा देख लो, नोएडा का लैंड स्कैम, जिस जो कि जिस पे ऑडिट रिपोर्ट पूरे स्कैम पे है, सारे पिक्चर्स के साथ, इतनी मोटी रिपोर्ट है। उस पे काम किया था मेरे ही एक मित्र ने, वो प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल थे यूपी के। भाई उस पे मैं आग्रह करूंगा कि अगर योगी कुछ ना कर रहे हैं तो अखिलेश कर दें ना, कोई तो बोले, बाकी कोई छोटा नेता बोले कि भाई नहीं, हम बदलेंगे, ये इस ढांचे हमें सुधारने हैं। और नेता ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट एकजुट हों, डॉक्टर एकजुट हों, बाकी लोग एकजुट हों, तब बदलेगा। फौज एकजुट हो, फौजी अफसर से मैं कहूंगा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो घोर अन्याय की है, जो आजादी के बाद फौज के साथ घोर अन्याय किया है, इस भय में कि कू हो जाएगा, राक्षस आ जाएगा, हमको खा जाएगा। नेहरू चाचा को ये बहुत बड़ा भय था। ठीक है, माना कि थोड़ा उस भय में हो सकता है कि सत्य रहा हो, तथ्य रहा हो, लेकिन आज के दिन अग्निपथ कर दिया है। और जो सीडीएस है, सबको पता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, और जैसे मेरे पिताजी कहते हैं, he had no calcium in his backbone, कैल्शियम ही नहीं है। वो भी पुराने फौजी, उन्होंने तो जनरल भगत को देखा है, जनरल मानेकशॉ को देखा है, आज तक बात कर रहे हैं 84 साल पे। तो वैसे हमको दिलेर फौजी चाहिए। बाबूजी नेवी वाले दुखी त्रस्त हैं, क्योंकि नेवी में बड़ी टेक्निकल है। अग्निपथ स्कीम डिजास्टर विद अ कैपिटल डी है। लोग आवाज उठाएं, लोग कोर्ट में जाएं, लोग धरना करें, लोग लिखें, लेख लिखें, मैं छापूंगा, लोग इंटरव्यू देने को तैयार हों। कर्नल हो आप या जनरल हो, मतलब नहीं, सिपाही रिटायर हो, आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज नहीं उठाएंगे शोषण होगा। जी, बिल्कुल अतुल सर। दिक्कत है। और अग्निपथ स्कीम एयरफोर्स का तुमको बताया
ये तुमको क्या हाल हुआ है? जी, पलटन में भी क्या हाल हुआ है? जी, वही निरंकुश हाथी की तरह किसी ये पीएमओ की आइडिया थी, किसी यंग आईएएस की आइडिया थी जो जो मैंने सुना है। तो ये बदलाव आवश्यक है। जी, कल्चरल चेंज। और मैं जी, मैं माओ का कल्चरल रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। लोग मैंने कहा ना मैं इंस्टीट्यूशंस चाहता हूँ देश में। लेकिन उसकी बात तो करें हम। भाई छोटी चीजों से शुरू करें। मैं कहता हूं सरस डेयरी का सीईओ, ये संजीव चोपड़ा भी मुझसे सहमत हैं, खुद आईएएस होके। सरस डेयरी का सीईओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड, नेशनल आर्काइव्स का हेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड, जितने ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसकी हम लोग मांग करें कि ये आईएएस के हाथ से जाना चाहिए। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वगैरह जो हैं, वो आईपीएस के हाथ नहीं होनी चाहिए, खासकर एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फौज के हाथ होनी चाहिए। उसके हेड जी, निखिल बाबू की बात मैंने की ना, निखिल कुमार हेड थे। जिंदगी जी, में कभी वो आउटडोर्स नहीं थे कुछ खास। कभी कमांडो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एनएसजी के हेड बन गए। क्या भैया, नौटंकी है क्या? इंग्लैंड ये नहीं करता। तो आप कॉलोनियल सिस्टम, अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज बन रहे हो। मैंने जो बात कही कि ग्लेन कार्ल, बॉस्टन ब्राह्मण, वो एक सरकारी स्कूल गए। हमारे यहाँ आईएएस के बच्चे नहीं जाते, तो क्या हम अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज हैं, गोरों से ज्यादा गोरे हैं? क्या बात है? ये कल्चर बदलना होगा। बिल्कुल। जो स इतने सब लाखों बच्चे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, अगर वो ये सोचने लगे कि ये सिस्टम गलत है, हमको सिस्टम में सुधार चाहिए। सिर्फ जो सिस्टम है उसमें नौकरी मिल जाए किसी तरह, अधिकांश को नहीं मिलेगी। पैसा तो कोचिंग वाले कमा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति करोड़पति बन गया हुआ है कोचिंग चला के। और वैसे लोग, हर आदमी कोचिंग चला के हीरो बन रहा है। ये हमारे चिंतक हैं, ये हमारे बौद्धिक हैं। राजा राममोहन रॉय का मित्र का, रविंद्रनाथ ठाकुर का देश अब जो है आईएएस कोचिंग वालों के पीछे भाग रहा है, जो कि एक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। क्या ये उचित बात है? इस ये कल्चर की दिक्कत है। ये कल्चर बदलना होगा। अगर ये गलत नहीं दिख रहा कि लोग डमी, मतलब मेडिकल के एग्जाम में लोग डमी स्कूल जा रहे हैं और एक कोचिंग में जाके परीक्षा कर रहे हैं, तो आपने बचपन से ही एक दोगलेपंथी का कल्चर कर दिया, डिसऑनेस्टी का कल्चर कर दिया, झूठ का कल्चर कर दिया। उसका फल कभी अच्छा नहीं होगा। जी। ये बहुत अच्छी बात करी सर आपने डिसऑनेस्टी की। मैं इसको अंत करते हैं, एक छोटा-सा उदाहरण दूँगा। जब मैं अपने पिताजी के पास गया और उनसे मैं टिप्स ले रहा था कि मेरे को फ़ौज में जाना है, मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, सच बोलना चाहिए। अगर कुछ आता है तो बोलो आता है, कुछ नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, मैं सीख जाऊँगा। इसी बात पे अतुल सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफ़ी मज़ा आया, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि ऐसे खुल के बात हमारे देश में आजकल बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अतुल सर, ऐसे खुल के बात करने के लिए और लोगों को एक नई राय, एक देश को आगे ले जाने के लिए एक एक नया रास्ता दिखाने के लिए। धन्यवाद सर, नमस्ते। भाई मेरे नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।